हेलो, वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। तो होली वाला दिन था, तो ये सभी होली खेल रहे थे। सुबह से ही चालू हो गया था जय और पूजा का होली खेलना। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। तो और गलती से जय ने भांग पी लिया था। तो मैडम ने उसे थोड़े ऊंची आवाज़ में कह दिया था कि बेबी चलो कमरे में थोड़ा आराम कर लो। ये जब मैडम थोड़ी ऊंची आवाज़ में जय से बात करती हैं तो जय थोड़ी नाराज़ हो जाती है उनसे। थोड़ा उनके इस ज़्यादा जब मैडम ज़ोर से थोड़ी बात करती हैं तो वो थोड़ी डर जाती है मैडम से। और वो ऐसे ही नाराज़ होकर आगे चलने लगती है। तो मैडम जैसे तैसे उसे अपनी गोदी में उठाकर उनके कमरे में चले जाते हैं सीढ़ियों से चढ़ते हुए। और वो जब कमरे में पहुंच जाती हैं तो मैडम एकदम से जो दरवाज़ा होता है उसे लॉक करती हैं। दरवाज़ा लॉक नहीं करने पर कुछ भी हो सकता है। घर में इतने सारे लोग हैं। नायरा भी आई हुई थी होली खेलने के लिए। और उसकी माँ पूजा ने इनवाइट किया था। पूरे घर वालों ने इनवाइट किया था उन्हें। और वो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर भी तो थी जो सभी गार्डन में बैठे हुए थे। इधर घर के अंदर कोई नहीं था, सिर्फ मैडम और जय। क्योंकि जय ने भांग पी हुई है तो मैडम उसे लेकर कमरे में आई हैं और वो कमरे का दरवाज़ा लॉक करती हैं। देन वो जय के सामने आती हैं। जय बेड पर बैठी हुई है, मैडम ने उसे लिटा दिया है। मैडम दरवाज़ा लॉक करती हैं और वो जय के सामने आती हैं। और जो उनका शर्ट है उसे निकालती हैं। क्योंकि अरे यार, अलग मत समझो, क्योंकि उनका शर्ट जो है गीला हो गया था। जय ने पिचकारी मार मार कर मैडम को भिगो दिया था। तो मैडम शर्ट निकालती हैं और वो जय से कहती हैं कि गेट अप जय, उठो यार। पर जय एकटक मैडम को ही देख रही थी। अब उसके मन का जो बच्चा है जाग रहा था। मैंने कहा था ना कि जय को भांग का नशा चढ़ रहा है। और वो नशे में ना जय और भी बच्चा बन जाती है, बच्चों जैसी हरकतें करने लगती है। मैडम एकदम से जय को बेड पे खड़ा करती हैं। हिलो मत, चुपचाप बेड पे खड़ी रहो, हाथ ऊपर करो, ऐसा मैडम कहती हैं। जय अपने हाथ ऊपर करती है आधे नशे में ही, और नशीली आंखों से मैडम को ही देख रही थी। और वो हाथ ऊपर करती है और वो एकदम मासूम सा शक्ल बना के मैडम को देख रही थी, जैसे छोटे बच्चे कैसे टुकुर टुकुर देख रहे होते हैं, बस वैसे ही देख रही थी मैडम को। तो मैडम उसका सलवार कुर्ती आहिस्ते से निकाल देती हैं। क्योंकि जय का भी ड्रेस जो है भीग चुका था होली खेलने के कारण, और पूरा कलर में मैसी हो गया था। एकदम रंग पूरा लगा हुआ था पूरे शर्ट पे जय के भी। तो मैडम वो निकाल देती हैं। अब मैडम एकदम से अपनी बाहों में उनकी हाथों को ऐसे फैला देती हैं, लाइक होता है ना कि लाइक बेबी कम टेक अ शावर विथ मी, बाहों को फैलाना होता है, वैसे मैडम फैलाती हैं अपने दोनों हाथों को। तो जय जो है चुपचाप मैडम की गोदी में आ जाती है, अच्छे बच्चे की तरह आ जाती है। मैडम जय को अपनी गोदी में अच्छे से ग्रैब करती हैं। अपनी गोदी में उठाती हैं। देन वॉशरूम के अंदर जाती हैं। जय कहती है कि मेरे बाल भी गंदे हो गए हैं, देखो ना, बहुत कलर लग गया है मेरे बालों में। तो मैडम कहती हैं कि कोई बात नहीं, हम शैम्पू कर देंगे। जय कहती है कि आप करोगे शैम्पू? मैडम कहती हैं कि हाँ ऑफ कोर्स,
देन मैडम शावर ऑन करती हैं, जाके हेयर में शैम्पू करती हैं, बहुत जेंटल तरीके से एकदम धीरे-धीरे, जाके पूरे बाल कलरफुल हो गए थे। जाके हेयर अब ना बहुत लंबे हो गए थे, मैडम के जितने। पहले मैडम से थोड़े छोटे थे पर अब मैडम की इतने ही हो गए हैं। तो मैडम धीरे-धीरे शैम्पू करके जो मैं जय का बाल है उसे साफ़ कर रहे थे। 3-4 वॉश में पूरा कलर निकलता है। मैडम बहुत जेंटल तरीके से जय के हेयर पे शैम्पू करती हैं और वो इस तरह जय को अच्छे से फ्रेश करा देती हैं और टॉवेल से जय को लपेट देती हैं। वॉशरूम काफ़ी बड़ा था। जय नहाने के बाद एक साइड में खड़ी थी क्योंकि मैडम ने कहा था कि बेबी मेरे फ्रेश होने तक चुपचाप खड़ी रहो। हुँ? तो जो जय है चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह खड़ी थी एक साइड पे। और जब जय खड़ी हुई थी तो ना उसकी जो नज़रें हैं वो मैडम को नहाते हुए देख रही थी। उनके सिक्स पैक, बाइसेप्स जस्ट लाइक वाओ! सच में यार मैडम की बॉडी क्या कहूँ मैं, किसी की भी नीयत ख़राब हो सकती है। आई मीन उनका जो मेंटेन था, एक होता है मतलब स्लिम ट्रिम कमर को करने के लिए लड़की लोग मेंटेन करते हैं अपने को, और एक होता है कि बॉडी बिल्डिंग वाला मेंटेन होता है। मैडम रोज़ एक्सरसाइज करती हैं, डाइट का ध्यान रखती हैं, इसलिए उनकी बॉडी जस्ट लाइक वाओ! जय बस देख रही थी एकदम एकटक मैडम की ओर जब वो नहा रही थी। जब मैडम भी फ्रेश हो जाती हैं, वो अपना पैंट शर्ट पहनती हैं। इधर जय की नज़रें नहीं हटती, वो बस अपनी नज़रें मैडम के ऊपर ही गड़ाई हुई थी, बस देख रही थी अपने बॉडीगार्ड को। वो अपना कपड़ा लेकर आई थी मैडम, तो वो पहन लेती हैं। मैडम भी नोटिस करती हैं कि जय उन्हें ही देख रही है, बट वो कुछ नहीं कहती। वो तो अपने बेबी को जानती ही हैं। जब मैडम अपना पैंट शर्ट पहन लेती हैं, देन वो जय को लेकर बाहर आती हैं। ऐसे नहीं जैसे वो लेकर आई थी बाहों में उठा के, वैसे ही लेके बाहर भी जाती हैं और बेड पर जय को बिठा देती हैं। मैडम कबर्ड से जय का टी शर्ट और लोअर लाती हैं, जो जय अक्सर पहनती है, जो कंफर्टेबल लगता है उसे। तो मैडम जय को आराम से वो पहना देती हैं और जय की नज़रें नहीं हटती मैडम के ऊपर से। वो बस एकटक देखे जा रही थी। जय कुछ बोल नहीं रही थी, वो बस नशीली आँखों से मैडम को तरस कर देख रही थी, बस देख रही थी। तभी मैडम कहती हैं कि क्या हुआ? मेरा बच्चा कुछ बोल क्यों नहीं रहा? जय कहती है कि क्योंकि बच्चा बच्चा को भूख लगी है। वो मैडम तो मैडम कहती है कि ओके, अच्छा तो मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। तभी जय कहती है कि मुझे उस तरह की भूख नहीं लगी है। तभी मैडम समझ जाती हैं जय की भावनाओं को और वो कहती हैं कि बेबी चुपचाप सो जाओ, इससे तुम्हारा नशा उतर जाएगा। जय कहती है कि नशा नशा पर मैंने कौन सा नशा किया है? मैंने तो नशा का न भी नहीं जानती। मैडम कहते हैं कि अच्छा, मेरे बेबी को नशा का न भी नहीं आता। जय कहते कि मैं नहीं जानती नशा किसे कहते हैं। मैं एकदम परफेक्ट हूँ। मैंने नशा नहीं किया है।
मैडम कहती कि नहीं किया है आपने? मैंने नहीं किया है। मुझे मुझे भूख लगी है। आप ही तो मुझे बेबी कहते हो, मुझे भूख लगी है। मैडम कहती है कि बच्चा पर अभी दोपहर है, रात को। मैडम इतना ही कहती है कि जय कहती है नहीं मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए। और वो एकदम से बेड पे लेट जाती है और वो एकदम छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगती है कि अभी चाहिए, मुझे भूख लगी है, बेबी को भूख लगी है। करिश्मा कहती है कि हे भगवान, बच्चा प्लीज़ चुप हो जाओ। जय जो है बेड पर ऐसे पेट के बल लेटी हुई थी और अपने हाथ पैर पटक रही थी। जैसे छोटे बेबीज़ को जब कुछ चाहिए होता है पेरेंट्स से अपने, तो वो कैसे अपनी हरकतें करता है, जिद करने लगता है। उसी तरह जय भी हरकतें कर रही थी। यार, सो क्यूट हरकतें कर रही थी। वो जब नशे में होती है सच में बच्चा टाइप बन जाती है। जितनी बच्चा बुद्धि है उससे भी ज़्यादा। मैडम कहती है कि यार चुप हो जाओ। पर जय की जिद बंद ही नहीं होती। वो बेड पर अपना हाथ पैर पटकने लगती है कि मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, बॉडीगार्ड मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी नहीं मिला तो मैं दादी से आपकी आपकी कंप्लेन करूँगी। और वो चिल्लाने लगती है, दादी, दादी, मुझे बॉडीगार्ड मुझे खाना नहीं खिला रही हैं। वो सच में यही चिल्ला रही थी। यार मैंने सुनी थी, वो यही चिल्ला रही थी। आवाज़ कमरे के बाहर तक जा रही थी, पर सभी लोग तो गार्डन में होली खेल रहे थे। इधर घर के अंदर कोई नहीं था। बट आवाज़ जो है कमरे से बाहर जा रही थी। मैडम एकदम से जय के मुंह पर हाथ रखती हैं, "श्श, चुप।" और मैडम एकदम से अपने शर्ट के सारे बटन खोलती हैं। जय तो पहले से ही बेड पर थी, लेटी हुई थी और वो लाइक बच्चों की तरह जिद कर रही थी कि मुझे चाहिए बॉडीगार्ड। तो जय पहले से बेड पर थी। मैडम भी उसकी साइड में आती हैं अपना शर्ट खोलने के बाद। अब सीन ऐसा था कि दोनों बेड पर लेटे हुए हैं और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं गहराई से। मैडम ने अपना शर्ट तो खोल दिया था पूरी तरह, बस एक इनर में थी। जय उनके एकदम पास आती है और मैडम के ऊपर चढ़ जाती है। जय ना मैडम के कमर से थोड़ा नीचे बैठी हुई थी और वो अपने हाथ ले जाती है मैडम के फॉरहेड पे। अपना राइट हैंड ले जाती है मैडम के फॉरहेड पे। दोनों की नज़रें एक दूसरे को देख रही हैं और जय अपनी उंगली से मैडम के फॉरहेड को छू रही है। धीरे से उसी उंगली को सरकाते हुए नोज नोज से होते हुए मैडम के लिप्स को छूती है। मैडम जय की उंगली पे किस करती हैं। जय की उंगली को लिक करते हुए जय हल्की सी स्माइल करती है और वो स्माइल बेहद नशीली और खूबसूरत थी कि मैडम उस स्माइल में खो सी जाती हैं। जय जो मैडम की कमर पर बैठी हुई थी थोड़ा सा नीचे झुकती है मैडम के तरफ। मैडम के गुलाबी होंठों से अपने गुलाबी होंठों को टकराती है, अपने होंठों से छूती है मैडम के कोमल होंठों को। हल्के से रब करते हुए चूमने लगती है। मैडम के हाथ अपने आप जय की कमर पर चले जाते हैं। वो कसकर जय की कमर को पकड़ लेती हैं और ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं, लिप किस। चलो इन्हें
प्राइवेसी देते हैं थोड़ा-सा। इन्हें करने दो अपनी पप्पियाँ, अपनी किस्सी। प्राइवेसी देना तो बनता है यार, दखल नहीं देना चाहिए। हम आते हैं दूसरी तरफ गार्डन पे, जहाँ अजय की पूरी फैमिली होली खेल रही है। नायरा भी, और नायरा की माँ, और वो करीना सिंह साइकोलॉजिस्ट, सभी वहाँ गार्डन में होली एंजॉय कर रहे हैं। जय की पूरी फैमिली बैठी हुई है गार्डन में। ये सारे गार्डन में हैं, होली खेल रहे हैं, और घर के अंदर मैडम और जय का चल रहा है रोमांस। तभी जय की बड़ी माँ कहती है कि अच्छा चलो, दोपहर हो गई है, एक्चुअली 12 बज चुके हैं। तो जय की बड़ी माँ कहती है कि दोपहर हो गई है, चलिए आप सब फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगवाती हूँ। तो ऐसा ही होता है, सभी हाँ में अपना सिर हिलाते हैं। देन सभी गार्डन से घर के अंदर जाते हैं। जैसे ही घर के अंदर आते हैं, पूजा जो है, सभी चले गए थे फ्रेश होने के लिए। पूजा जो है नायरा का हाथ पकड़ती है और नायरा की माँ से कहती है कि अ, सासू माँ, मुझे ना आपकी बेटी से कुछ बात करनी है, वो मैं इसे ले जाऊँ अपने कमरे में। पूजा ऐसा कहती है नायरा की माँ से। नायरा की माँ थोड़ा सा हंसती है और कहती है कि हाँ ज़रूर ले जाओ, तुम्हारी अमानत है भाई, हम क्या ही बोल सकते हैं। दिन भर तो पड़ी रहती है म्यूजिक स्टूडियो में, आज सिर्फ तुम्हारे कहने पर आई है, नहीं तो क्या बोलूँ मैं, आज भी ये स्टूडियो में ही काम करती रहती, ये आने वाली नहीं थी। इसके लिए क्या होली और क्या दिवाली, 24 घंटे म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक, बस म्यूजिक। ले जाओ इसे और अच्छे से सबक सिखाना बेटा। नायरा कहती है कि माँ आप इसकी साइड लोगे। नायरा की माँ कहती है कि हाँ मैं इसकी साइड लूँगी। हाँ तो भाई मेरी बहू है, इसकी साइड नहीं लूँगी तो किसकी साइड लूँगी, तुम्हारी। तुम तो हमेशा स्टूडियो में लगी रहती हो, आखिर तुम दोनों की शादी होने के बाद यही तो मेरे साथ घर में रहेगी। तू तो पड़ी रहती है म्यूजिक स्टूडियो में। तो मेरी बहू और मुझे पहले से सहेली जैसा रहना चाहिए ना। नायरा कहती है कि हाँ हाँ सही है, आप दोनों का सहेली बन के रहो, मुझे अकेला छोड़ दो। जो पूजा है और नायरा की माँ हंसती हैं। पूजा कहती है कि सासू माँ अब मैं ले जाऊँ। नायरा की माँ कहती है कि हाँ ज़रूर बेटा ले जाओ। अब पूजा जो है नायरा का हाथ पकड़ते हुए उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले जाने लगती है। नायरा का ऐसा था कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना ऐसा था उसका। तो पूजा जो है उसके हाथ को पकड़ते हुए खींचते हुए ले जा रही थी अपने कमरे में। अब पूजा को मनाना भी तो था, मनाना भी पड़ेगा, क्योंकि नायरा इतने दिन से गायब जो थी, पूजा से मिलने नहीं आई थी इतने दिनों से। तो अगर पूजा के साथ नहीं जाएगी तो मनाएगी कैसे। तो नायरा को उसके साथ जाना पड़ता है। आगे होता ये है कि इधर नीचे हॉल में करीना सिंह और नायरा की माँ को उनका कमरा दिखा दिया गया था, गेस्ट रूम। और पूजा की बड़ी माँ कहती हैं कि देखिए, आपको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक बोलिएगा, अपना ही घर समझिए। यही बोलते हुए जय की बड़ी माँ किचन की तरफ चली जाती हैं। अब सीन ऐसा था कि सभी घर के लोग, जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल में आ चुके हैं लंच के लिए। नायरा की माँ और साइकोलॉजिस्ट करीना सिंह भी आ चुके थे लंच करने के लिए। बट जो लोग मिसिंग थे, करिश्मा मैडम, जय और पूजा, नायरा, ये चारों डाइनिंग टेबल पे मिसिंग थे, वहाँ नहीं थे। तो चंद्रशेखर जी कहते हैं कि ये चारों कहाँ गए।
बेटा भूपेंद्र। जी पापा। ज़रा इन्हें बुला कर ले आओ, भूख लगी होगी, कुछ खाना खा लेंगे यहाँ। भूपेंद्र टेबल से उठकर बुलाने जाने ही वाला था कि तभी जय की बड़ी माँ कहती है कि भाई साहब तुझसे रहने दो ना, बहुत दिनों बाद मिले हैं बच्चे लोग, बाद में खाना खा लेंगे, या फिर मैं खुद उन्हें उनके कमरे में दे आऊँगी खाना। जय की बड़ी माँ ऐसा कहती हैं। जय की दादी जी भी कहती हैं चंद्रशेखर जी से कि हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। वैसे भी जय ने कुछ पी लिया था भांग वांग, तो थोड़ी देर आराम करेगी तो सही रहेगा। चंद्रशेखर जी भी मान जाते हैं कि ओके आराम करने दो ऐसा। तो इधर सभी अपना अपना खाना खाने लगते हैं, पर यहाँ डाइनिंग टेबल पे कुछ था जो अलग था। जो भूपेंद्र है, जय का भाई, वो साइकोलॉजिस्ट करीना सिंह को अजीब तरीके से देख रहा था। कभी नज़रें चुरा लेता जब इस तरफ करीना सिंह देखती। करीना भी ये चीज़ कहीं ना कहीं नोटिस करती हैं कि भूपेंद्र उन्हीं को देख रहा है, पर वो कहती कुछ नहीं। जब सभी का हो जाता है खाना पीना कंप्लीट, तो अब सभी दोपहर के टाइम रूम में चले जाते हैं अपने अपने आराम करने के लिए। क्योंकि जो करीना सिंह है साइकोलॉजिस्ट, नायरा और नायरा की माँ, ये आज के लिए यहीं पर रुकने वाले थे और अगले दिन अपने घर के लिए रवाना होने वाले थे। तो ऐसा ही सीन था। और खाना कंप्लीट होने के बाद भूपेंद्र जो है हाल के सोफे पर ही बैठा था और वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था, शायद अपने किसी दोस्त से। तभी किचन से उसकी बड़ी माँ की आवाज़ आती है कि बेटा भूपेंद्र ज़रा इधर आओ। भूपेंद्र कहता है कि जी बड़ी माँ अभी आया, और वो फ़ोन को अपनी पॉकेट में डालता हुआ किचन के साइड में जाता है। हाँ बोलिए बड़ी माँ, कुछ काम था? बड़ी माँ कहती है कि ये हल्दी वाला दूध है, ज़रा इसे उस डॉक्टर जी को दे आओ, उनके सिर में दर्द है। भूपेंद्र कहता है कि मैं दे आऊँ? आप जाओ ना देने के लिए। बड़ी माँ कहती है कि बेटा मुझे बहुत काम है, दोनों दामान जी और पूजा जय के लिए खाना निकालना है प्लेट में। तो भूपेंद्र कहता है कि ठीक है तो मैं दे आता हूँ। बड़ी माँ कहती है कि हाँ दे आओ, और अगर ज़्यादा सिर में दर्द हो तो दवाई भी दे देना उन्हें। भूपेंद्र कहता है कि ओके, और यही बोलते हुए वो दूध का ग्लास लेता है और साइकोलॉजिस्ट करीना सिंह को देने के लिए जा रहा था। बट उससे एक अजीब फीलिंग आ रही थी उसके मन में कि वो जाएगा कैसे, उनसे बात क्या करेगा, उनके कमरे में कैसे जाएगा वो। एकदम नर्वसनेस उसके फेस पे साफ झलक रही थी। उसके मन में ना बहुत सारा विचार आ रहा था, ऑटोमेटिक एकदम, पर क्यों आ रहे थे पता नहीं। पर वो जाता है, किसी तरह वो जाता है जिस गेस्ट रूम में डॉक्टर करीना थी, उसी रूम के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और वो नॉक नॉक करता है दरवाजे पे। करीना सिंह दरवाज़ा खोलती हैं। वो देखती हैं कि सामने भूपेंद्र हाथ में दूध का ग्लास लिए खड़ा हुआ है, और वो पता नहीं करीना की ओर देख भी नहीं रहा था, वो बस नीचे ज़मीन की ओर देख रहा था, कुछ बोल भी नहीं रहा था। 5 सेकंड का साइलेंस उन दोनों के बीच। देन करीना कहती है कि कहिए कुछ काम था? भूपेंद्र कहता है कि ये हल्दी वाला दूध आपके लिए बड़ी माँ ने भिजवाया है। वो हकला रहा था एकदम से। करीना कहती है कि थैंक यू, पर मुझे नहीं चाहिए। भूपेंद्र कहता है कि ले लीजिए ना, इससे आपका सिर दर्द कम हो जाएगा। अभी भी भूपेंद्र की नज़रें नीचे ज़मीन की ओर ही थीं।
वो आँख उठाकर सामने की ओर देख ही नहीं रहा था। पता नहीं क्यों? करीना के होठों पे हल्की सी मुस्कान तो थी भूपेंद्र की ऐसी हरकतों को देखकर, और वो दूध का ग्लास भूपेंद्र के हाथों से ले लेती हैं। अब जब वो दूध का ग्लास ले लेती हैं तो भूपेंद्र वहाँ से मुड़कर जाने लगता है। तभी करीना कहती है कि एक मिनट रुकिए। भूपेंद्र ये सुनने के बाद एकदम से रुक जाता है और वो पीछे टर्न करता है। अब वो पीछे मुड़ता है, अभी भी उसकी नज़रें ज़मीन की ओर ही थीं। तभी करीना कहती है कि अ तो नाम भूपेंद्र है का? उसके कहने का मतलब है आपका नाम भूपेंद्र है। भूपेंद्र कहता है कि आपको छत्तीसगढ़ी आती है? तभी करीना कहती है कि हाँ, मुझे आती है छत्तीसगढ़ी। भूपेंद्र कहता है कि मुझे लगा आप तो थाईलैंड से पढ़ के आई हो ना, तो आपको ये भाषा नहीं आती होगी। करीना कहती है कि मेरा जन्म स्थान तो छत्तीसगढ़ ही है, मुझे आता है। तब भूपेंद्र चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं कहता। भूपेंद्र आगे कहता है कि हाँ हाँ में अपना सिर हिलाता है कि हाँ मेरा नाम भूपेंद्र है ऐसा। तब आगे करीना कहती है कि तो आप ऐसे ही सिर नीचे करके बात करते हो सभी से? तभी भूपेंद्र जब ये सुनता है वो अपना सिर उठाकर करीना की ओर देखता है। उसकी नज़रें सीधे करीना सिंह की आंखों से टकराती हैं और दूसरी पर वो अपनी नज़रें हटा लेता है। करीना के फेस पे अगेन स्माइल आ जाती है, जैसे उसने कुछ नोट किया हो। आखिर साइकोलॉजिस्ट है, उसकी नज़रों से कौन बच सकता है? वो आसानी से माइंड को रीड कर लेती हैं। इधर भूपेंद्र कहता है कि मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। यही बोलते हुए वो जल्दी से उस कमरे से निकल जाता है। अब इनकी निगाहों का क्या मामला है ये तो आगे ही पता चलेगा। दूसरी तरफ जय की बड़ी माँ करिश्मा जय और पूजा नायरा के लिए प्लेट में खाना निकालती है और वो सीधे जाती है उनके रूम की तरफ। पर रूम के अंदर का सीन तो कुछ और ही था, और रूम के अंदर का सीन जानने के लिए बने रहिए जय लक्ष्मी की डायरी के साथ। ओहो जय, तुम हमेशा टाइम गलत टाइम पे रोकती हो। ओके बाय, टेक केयर ना बेबीज।